Hello everyone, I am Saran Kumar and first of all thanks for choosing my YouTube channel to study about the Bharatiya न्याय संहिता 2023. Okay, so let's move ahead and see the rest of the part. इस वीडियो में हम आज सेक्शन 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता पढ़ेंगे. ओके, जिसमें जनरल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ओके, सो लेट्स मूव अहेड. तो जैसा कि सेक्शन 3 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करता है. ठीक है, तो इसका सब सेक्शन 1 जो है वह कहता है कि जो ये भारतीय न्याय संहिता है उसके पूरे भाग में जो भी डेफिनेशन ऑफेंस का दिया है और हर एक पीनल प्रोविजन और हर एक इलस्ट्रेशन मतलब एग्जाम्पल जो कि डेफिनेशन का दिया है या पीनल प्रोविजन का जो भी इलस्ट्रेशन दिया है उसको हम समझेंगे एज शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस. तो जो भी डेफिनेशन दिया हुआ है प्रोविजन का, ठीक है, या ऑफेंस का या इलस्ट्रेशन दिया है प्रोविजन या ऑफेंस का, तो उसको हम ऐसे नहीं समझेंगे, उसको एक्सेप्शन के साथ समझेंगे. और यह एक्सेप्शन जो है जनरल एक्सेप्शन चैप्टर में इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, उसमें दिया हुआ है. इवन दो अगर इनका डेफिनेशन पढ़ते हैं या पीनल प्रोविजन पढ़ते तो वहाँ पर डायरेक्टली मेंशन नहीं है एक्सेप्शन, ठीक है, उसके बावजूद भी हमें उसको एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग जो जनरल एक्सेप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें अंडरस्टैंड करना है. ओके, तो इसके रिगार्डिंग हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं. ठीक है, तो द सेक्शंस इन दिस संहिता व्हिच कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस डू नॉट एक्सप्रेस दैट अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज कैन नॉट कमिट सच ऑफेंसेस. तो देखो, अगर हम डेफिनेशन कहीं भी पढ़ेंगे, अगर मर्डर का पढ़ेंगे या कहीं भी, तो वहाँ पर यह नहीं लिखा होता कि एक बच्चा जो 7 साल के नीचे का है वह मर्डर कमिट नहीं कर सकता, ठीक है, या कोई ऑफेंस नहीं कमिट कर सकता. बट जो ये डेफिनेशन दिए हैं उसको हमें जनरल एक्सेप्शन को कंसीडर करते हुए समझना है, जो कि प्रोवाइड करता है कि नथिंग शैल बी एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज. तो कहने का मतलब हमें जो भी डेफिनेशन या जो भी सेक्शन दिए हैं उनको क्या हमें जनरल एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग पढ़ना है. भले ही वो मतलब कहीं ना कहीं जो वहाँ पर जब आप पढ़ेंगे डेफिनेशन या पीनल प्रोविजन तो उनके साथ एक्सेप्शन नहीं लिखा होगा, लेकिन हमें उनके अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करना है. ओके, तो ये चीज़ बताता है पहला इलस्ट्रेशन, ठीक है, सब सेक्शन 1 का. और जो दूसरा इलस्ट्रेशन है वो बताता है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर है उसने बिना वारंट के जेड को अरेस्ट कर लेता है जिसने मर्डर कमिट किया था, तो यहाँ पर उसके ऊपर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का केस नहीं चलेगा, क्योंकि एज पर जनरल एक्सेप्शन जो पुलिस ऑफिसर होता है वो बाउंड बाई लॉ होता है टू एप्रीहेंड, या वह बाउंड बाई लॉ था टू एप्रीहेंड जेड. ठीक है, तो अब जो जनरल एक्सेप्शन है वो क्या कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाई ए पर्सन हु वाज बाउंड बाई लॉ टू डू इट. ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति जो कोई चीज़ करता है और ये इसलिए करता है क्योंकि वो लॉ के द्वारा बाउंड था, तो उस पर क्या नाम है वो ऑफेंस नहीं लागू होगा, वो एक ऑफेंस नहीं होगा. तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको इस सेक्शन 3 का सबसेक्शन 1 समझ में आ गया होगा. ठीक है, लेट्स मूव अहेड एंड सी रेस्ट ऑफ द पार्ट. तो जो सबसेक्शन 2 है वह कहता है कि एवरी एक्सप्रेशन which is explained in any part of this संहिता is used in every part of this संहिता in conformity with explanation. तो ये कहता है कि कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, जो एक्सप्लेन किया गया है किसी भी पार्ट में भारतीय न्याय संहिता के और यूज हुआ है हर एक पार्ट में, उसको हमें समझना है एक्सप्लेनेशन के साथ, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है. तो ऐसा नहीं कि एक प्रोविजन दिया है उसको वैसे ही समझ लें, हमें उसको अंडरस्टैंड करना है, उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग भी. ओके, अब इसका जो सब सेक्शन 3 है वह कहता है कि when property is in possession of a person's spouse, clerk or servant on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this संहिता. अब इसमें जो ये संहिता है भारतीय न्याय संहिता, इसमें एक चीज़ और है कि प्रॉपर्टी किसके पोजीशन में होगा. इसको चेकआउट करने के लिए सब सेक्शन 3 कुछ प्रोविजन प्रोवाइड करता है कि जब भी एक प्रॉपर्टी एक व्यक्ति का उसके हस्बैंड या वाइफ के पास होगा, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ, या उसके क्लर्क या सर्वेंट के पास होगा, ठीक है, उस व्यक्ति के अकाउंट पे, तो इस यह मान लिया जाता है कि जो प्रॉपर्टी है अभी उसी पर्सन की पोजीशन में है, उसके सेल्फ पोजीशन में है. ठीक है, इस संहिता के अंदर, भारतीय न्याय संहिता के अंदर. ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा. अब एक एक्सप्लेनेशन समझते हैं इसके रिगार्डिंग सब सेक्शन 3 के. वह कहता है कि ये पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पोरली और ऑन ए पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद द मीनिंग ऑफ दिस सबसेक्शन. मतलब इसमें बताया गया कि अगर कोई एम्प्लॉयड होता है कोई पर्सन, चाहे टेम्पोरली चाहे एक पर्टिकुलर ओकेजन के लिए, तब भी वह एक क्लर्क और सर्वेंट माना जाएगा. ठीक है, इस सबसेक्शन के अंदर, सबसेक्शन 3 के अंदर. ठीक है, अब जो सबसेक्शन 4 है वह कहता है कि इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता एक्सेप्ट वेयर ए कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट वर्ड्स व्हिच रेफर टू एक्ट्स डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन. तो इसमें संहिता में पूरे में जहां अगर कॉन्ट्रेरी कुछ इंटेंशन नहीं अपीयर होता, वहां पर अगर कोई एक्ट को रिफर करता है कि एक्ट्स डन, तो उसका मतलब होता है और वो एक्सटेंड किया जा सकता है इलीगल ओमिशन भी. ठीक है, उसका मीनिंग इलीगल ओमिशन भी होगा. ठीक है, अब जो सब सेक्शन 5 है वह कहता है कि मैंने क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. ठीक है, तो सच पर्सन इज लाइबल फॉर दैट एक्ट इन सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन. तो देखो, अब क्या नाम है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई क्रिमिनल एक्ट होता है कुछ कई व्यक्तियों के द्वारा, 3-4 लोग हैं, सेवरल पर्सन, तो एक कॉमन इंटेंशन है. ठीक है, तो हर एक व्यक्ति को लाइबल माना जाएगा और ऐसा इसको ऐसे कंसिडर किया जाएगा कि ऐसा कि जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व थे वो इंडिविजुअली उसको कमिट किए हैं. ठीक है, तो मुझे लगता है सबसेक्शन 5 भी समझ में आ गया होगा. जैसे 4 लोग हैं, 4 लोग प्लान करके किसी का मर्डर कर देते हैं, तो उनको ऐसा माना जाएगा कि जो 4 लोग किए हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे किए हैं. ठीक, इसका सीधा का मतलब यही है. अब सबसेक्शन 6 जो है वह कहता है, तो जो सबसेक्शन 6 है वह कहता है कि अगर कोई एक्ट
होता है जो कि एक क्रिमिनल एक्ट है ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल इंटेंशन, और जो कि केवल मतलब एक क्रिमिनल एक्ट है इसलिए क्योंकि वह क्रिमिनल इंटेंशन के साथ हुआ है और ये कई व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। तो हर एक पर्सन जो इसको ज्वाइन करता है विद सच इंटेंशन इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर जैसा कि उसने अकेले किया हो, विद नॉलेज और इंटेंशन। ठीक है, तो इसका बारे में ये बताता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो सबसेक्शन कह सकते हैं 5, 6 ये कहीं ना कहीं जो कॉमन इंटेंशन वाला कॉन्सेप्ट होता था ना जॉइंट टाइप का, उसको यहाँ पर डिफाइन करने की बात की गई है। और लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो जो सबसेक्शन 7 है वह कहता है कि वेयर एवर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन इज एन ऑफेंस, इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट द कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन इज आल्सो सेम ऑफेंस। तो ऐसा इसमें कहा गया है कि अगर कोई चीज़ किसी इफेक्ट मतलब जब भी एक चीज़ को करने के लिए या एक अटेम्प्ट किया जाता है किसी चीज़ को करने के लिए बाय एन एक्ट और बाय एन ओमिशन, तो वह एक ऑफेंस होता है। और इसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए दैट कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन इज सेम ऑफेंस। और अगर एक ऑफेंस है उसको जान लो 20% ओमिशन के द्वारा हुआ और 20% क्या नाम है एक्ट के द्वारा हुआ, तो उसे सेम ऑफेंस माना जाएगा। अब जैसे इसका एक इलस्ट्रेशन है कि ए जो था उसने इंटेंशनली जेड का डेथ कॉज किया, ठीक है, बाय पार्टली इलीगल ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड, ए हैज कमिटेड मर्डर। अब जैसे ए भैया इंटेंशनली जेड का मर्डर कर देता है, या मतलब मर्डर नहीं कहेंगे, पहले डेथ होगा ना तभी तो मर्डर, तो एक डेथ हो जाता है जेड का। अब इसने ए ने जेड को कैसे मारा? जेड को मारने के लिए पहले उसने इलीगली ओमिट किया, ओमिशन मतलब नहीं किया, ओमिशन मतलब ना करना, तो ओमिट किया, क्या ओमिट किया कि उसने जेड को खाना नहीं दिया, और पार्टली उसने उसको पीटा, तो एक एक्ट किया ना इलीगल एक्ट, जेड को बाय बीटिंग। ठीक है, तो ए ने क्या कर दिया, एक मर्डर कमिट कर दिया। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि अगर कोई एक्ट या कॉजिंग ऑफ दैट इफेक्ट इज पार्टली बाय एन एक्ट एंड पार्टली बाय एन ओमिशन, तो उसे सेम ऑफेंस माना जाएगा। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी सबसेक्शन 8, जिसमें कहा गया कि एक ऑफेंस अगर कमिट होता है मींस ऑफ सेवरल एक्ट्स, whoever intentionally cooperates in the commission of that act offense by doing any one of those acts either singly or jointly with any other person commits that offense। तो इसमें कहा गया है कि जब एक ऑफेंस कमिट होता है और सेवरल एक्ट उसमें इन्वॉल्व हों, ठीक है, तो जो भी इंटेंशनली उसमें कोऑपरेट करता है, हेल्प करता है इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस, उसमें से कोई भी एक्ट करके, ठीक है, या वो सिंगली करे या जॉइंटली विद अदर पर्सन, तो वो भी माना जाता है कि उसने एक ऑफेंस कमिट किया है। तो इसको समझने के लिए कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो इसमें बताया गया कि ए बी जो है वो एग्री करते हैं कि जेड को मर्डर करेंगे, ठीक है, बाय सेवरली एंड एट डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन। अब देखो ए और बी एक एग्रीमेंट करते हैं कि जेड को मारना है और इसको छोटा छोटा अमाउंट देते रहेंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइम पे। अब और सेवरली मतलब अलग अलग, ठीक है। अब ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट विद इंटेंट टू मर्डर जेड। अब ए और बी उसको भाई पॉइजन देते रहते हैं और जेड मर जाता है, ठीक है, इसके इफेक्ट की वजह से, सेवरल डोजेज ऑफ पॉइजन जो कि उसे एडमिनिस्टर किया गया था। अब यहाँ पर ए और बी इंटेंशनली कोऑपरेट किए थे मर्डर के कमीशन में, और एंड एज ईच ऑफ देम डज एन एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड, दे आर बोथ गिल्टी ऑफ ऑफेंस थ्रू देयर एक्ट्स आर सेपरेट, दाउ देयर एक्ट्स आर सेपरेट। अब इसमें क्या है कि भाई देखो दोनों ने एक्ट किया था, भले उनका सेपरेट था, तब भी इस केस में क्या नाम है यहाँ पर उनको लाइबल हेल्ड किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेवरल एक्ट इन्वॉल्व था इस मर्डर में और दोनों लोग कोऑपरेट किए हैं। अब चाहे वो सिंगली करें या जॉइंटली करें, ठीक है, लेकिन तब भी उनको माना जाएगा कि उन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। तो इलस्ट्रेशन मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक दूसरा है कि ए और बी एक जॉइंट जेलर्स थे, मतलब जेलर्स वही जो ध्यान रखते हैं ना कई जगह, और उनके पास चार्ज था एक जेड नाम के प्रिजनर का, ठीक है, अल्टरनेटिवली फॉर 6 आवर्स एट अ टाइम, तो मतलब 6 घंटे का उनका मतलब होता है कि 6 घंटा करेंगे, ठीक है। ए और ने भी मतलब बात करते हैं कि जेड को मारना है और नोइंगली कोऑपरेट करते हैं बाय इलीगली ओमिटिंग ईच ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज अटेंडेंस जेड विद, और उसको मतलब जेड जो है उसको कम खाना प्रोवाइड करते हो और इसकी वजह से जेड की डेथ हो जाती है भूख की वजह से। अब यहाँ पर ए और बी दोनों मर्डर के लिए लाइबल हैं, क्योंकि उन्होंने इस मर्डर में एक से अधिक जो था एक्ट इन्वॉल्व था, ठीक है, और दोनों कोऑपरेट करके मतलब यहाँ जॉइंटली नहीं थे, अलग अलग करके किया, लेकिन तब भी उसे एक ही ऑफेंस माना जाएगा, उन्होंने ऑफेंस किया ऐसा हेल्ड किया जाएगा। तो इसलिए ए और बी दोनों जो हैं गिल्टी हैं मर्डर ऑफ जेड, ठीक है। अब जो सी वाला क्या नाम है इलस्ट्रेशन दिया उसमें क्या है कि ए एक जेलर था, उसको चार्ज था जेड का, एक प्रिजनर का, तो ए ने इंटेंशन लाया कि मतलब जेड का डेथ कॉज किया जाए और उसने फूड कम देना शुरू कर दिया, ठीक है, और इससे क्या होता है कि जेड का जो स्ट्रेंथ था वो रिड्यूस तो हो जाता है, लेकिन स्टार्वेशन उसका कॉज नहीं बनता सफिशिएंट कॉज ताकि उसका डेथ हो जाए। अब ए होता है डिसमिस हो जाता है अपने उससे, ठीक है, और इसको सक्सीड करता है बी, ठीक, मतलब इसके बाद बी जेलर बनता है। तो बी बिना किसी कोलूजन और कोऑपरेशन विद ए इलीगली वो भी शुरू कर देता है उसको जेड को खाना देने में, ठीक है, और जेड का डेथ कॉज हो जाता है। तो जेड जो डाइट होता है वो होता है हंगर की वजह से, लेकिन यहाँ पर बी जो है वो गिल्टी होता है मर्डर के लिए, बट ए डिड नॉट कोऑपरेट विद ए डिड नॉट कोऑपरेट विद बी, तो इसलिए इज गिल्टी फॉर एन अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, लेकिन बी मर्डर के लिए होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोऑपरेशन नहीं था। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी डिफरेंस समझ में आएगा कि जहाँ कोऑपरेशन होगा वहीं पर दोनों इक्वली लाइबल होंगे, जहाँ पर कोऑपरेशन नहीं होगा वहाँ पर सेपरेटली अपने एक्ट के लिए लाइबल होंगे। ओके, नाउ लेट्स सी रेस्ट ऑफ द पार्ट।
अब जो इसका सब सेक्शन 9 है वह कहता है कि वेयर सेवरल पर्सन आर इंगेज्ड और कंसर्न्ड इन द कमीशन ऑफ एन क्रिमिनल एक्ट दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस बाय मींस ऑफ दैट एक्ट। अब जैसे इसमें है कि जहां कई व्यक्ति इंगेज हों और या कंसर्न हो एक कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट में, तो जो गिल्टी होंगे अलग अलग ऑफेंस के लिए हो सकते हैं बाय मींस ऑफ दैट एक्ट, ठीक है, और एक्ट अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि ये जो व्यक्ति होता है वो अटैक करता है जेट पे, ठीक है, और जेट पे अटैक इसलिए करता है क्योंकि वो ग्रेव प्रोवोकेशन मतलब होता है कि आपने रुस्तम वाला बावरी वाला मूवी देखा था ना, तो उसमें क्या था कि उसने इंस्टेंट भाई उसको गुस्सा आ जाता है, इंस्टेंट कोई चीज तुम्हें गुस्सा दिला दे उसको कहते हैं ग्रेव प्रोवोकेशन। तो उसमें क्या था, उसने भी ग्रेव प्रोवोकेशन में शूट किया था ना उसमें मूवी में, जो ग्राउंड लिया गया था उसके मतलब बचाने के लिए उसको हीरो को। तो इसमें क्या है कि ये जेट को मार देता है किस सर्कमस्टांस में, ग्रेव प्रोवोकेशन में, ठीक है। दैट इज किलिंग ऑफ जेट वुड बी ओनली कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब इसमें भाई जो ग्रेव प्रोवोकेशन था इसलिए इसमें क्या है कि ये मर्डर नहीं होगा, लेकिन वही बी जो था वह जेट के अगेंस्ट टुवर्ड्स इल विल लगता था, मतलब गलत ख्याल लगता था और वह उसका इंटेंशन था कि उसको किल कर दे। एंड नॉट हैविंग बीन सब्जेक्ट टू द प्रोवोकेशन असिस्ट ए इन किलिंग जेट। और लेकिन यहाँ उसको उसके लिए भाई कोई दिक्कत नहीं था कि मतलब उसको ग्रेव प्रोवोकेशन नहीं था उस टाइम, लेकिन तब भी उसने असिस्ट किया ये को इन किलिंग जेट। अब इस केस में जेट ने क्यों मारा था, क्योंकि भाई ग्रेव प्रोवोकेशन था, लेकिन अब जो अदर व्यक्ति था, ठीक है, बी, उसने ए को असिस्ट कर दिया जेट को मारने में, लेकिन वो ग्रेव प्रोवोकेशन में नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ए बहुत चुकी है, इनगेज थे इन कॉजिंग जेट डेथ। तो यहाँ पर ए और बी भले ही जेट की डेथ कॉज करने में इन्वॉल्व थे, लेकिन बी केवल गिल्टी होगा मर्डर के लिए, और ए जो है वो कल्पेबल होमिसाइड के लिए ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रेव प्रोवोकेशन का कॉन्सेप्ट केवल ए के साथ था, लेकिन बी ने केवल असिस्ट किया है। तो इसीलिए कहा गया है कि जहां पर सेवरल पर्सन इन्वॉल्व हो कमीशन ऑफ एक क्रिमिनल एक्ट के, तो डिफरेंट ऑफेंस के लिए मतलब गिल्टी हो सकते हैं बाय मींस ऑफ दैट एक्ट। तो ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें और सपोर्ट करें ताकि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। और अगर कोई गलती हो, कोई इशू हो, कोई सुधार, कोई चीज़ अगर बताना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और थैंक्स फॉर वंस अगेन फॉर चूजिंग माई यूट्यूब चैनल। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।